हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स पे और स्टेट ह्यूमन राइट्स पे। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो हैं उसमें 30 आर्टिकल्स आते हैं और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये बहुत ही एक अहम डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको अनाउंस किया गया, प्रोक्लेम्ड बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948 एक रेजोल्यूशन के थ्रू जिसका नाम था 217A3। इसका मेन मकसद क्या था? कॉमन स्टैंडर्ड अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल और साथ ही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करना, ये इस डिक्लेरेशन का मेन मकसद था। यूडीएचआर जो हैं उसको अडॉप्ट किया यूएन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर को, इसीलिए जो यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स डे है वो भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम कुछ देखेंगे थोड़ा। सबसे पहले है कि जो यूएन चार्टर है उसने क्या किया कि जो फ्रांसिस्को है कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई, तो उसमें ये बात की गई दैट जो यूएन है उनमें उसमें एक बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए। ओके, देन क्या हुआ कि इसी तरह हेडिंग होती गई और फर्स्ट कमीशन जो है ऑन ह्यूमन राइट्स जो हेल्ड हुआ है वो उसके फर्स्ट सेशन में हुआ है फ्रॉम 27 जैन टू 10 दिसंबर 1947 तक हुआ ये। उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट जो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का वो प्रिपेयर किया था सर जॉन पीटर ने। इन दिस ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट में ये कहा गया था कि सबसे पहले जो है 48 आर्टिकल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे। फिर हुआ सेकंड सेशन, वो हुआ 2 से लेकर 17 दिसंबर तक 1947 में। यहाँ पर जो है वो 48 आर्टिकल्स जो हैं उनको रिड्यूस करके नंबर किया गया 44 आर्टिकल्स का। लेकिन फिर ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया गया इसको। तो आगे क्या हुआ, थर्ड सेशन जब हुआ तो तब 24 मई से लेकर 18 जून 1948 तक ये सेशन रहा। तो तब रीड्राफ्ट किया गया ह्यूमन राइट्स को और फिर विदाउट ओपोजिशन आर्टिकल्स को रिड्यूस करके 31 तक किया गया। देन अगेन क्या हुआ कि जो थर्ड आर्टिकल था ह्यूमन राइट्स का उसको ओमिटेड किया गया और एक और आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 2 पार्ट बी में बनाया गया। तो फाइनली जो था बिल वो पास हुआ और जो आर्टिकल्स थे वो टोटल 30 तक रिड्यूस करके हो गए और 10 दिसंबर को ये बिल पास हुआ। तब से जो है वो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर। एट दैट टाइम क्या हुआ कि जब ये साइन किए जा रहे थे, आर्टिकल्स बनाए जा रहे थे, तो तब यूएन के जो मेंबर्स कंट्रीज थी उनमें से टोटल जो थी 56 थी उस वक्त एट प्रेजेंट, लेकिन जो 48 थी वो वहाँ पर प्रेजेंट थी और 8 जो थी वो एब्सेंट थी। यानी 56 में से 48 ने वहाँ पर साइन किया, उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन 8 जो थी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तो इस बेस पर क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड नेचर ऑफ द आर्टिकल्स उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आर्टिकल्स जो 30 आर्टिकल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आर्टिकल्स जो जनरल इन नेचर हैं वो 1 to 2 आर्टिकल्स आते हैं, जनरल है नेचर में। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें आर्टिकल्स जो हैं
प्रोक्लेम करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को। कौन कौन से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोक्लेम करते हैं, और वो आर्टिकल है 3 to 21। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें प्रोक्लेम करते हैं इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड सोशल राइट्स। थर्ड जो है उसमें 3 इंक्लूड हैं, और वो आर्टिकल्स हैं उसमें 22 to 27। ओके, देन लास्ट है 4 पार्ट जो है वो कंक्लूडिंग आर्टिकल्स हैं, और उसमें आते हैं 28, 29 एंड 30 नंबर जो आर्टिकल वो आते हैं। कंक्लूडिंग आर्टिकल्स 4 पार्ट में आते हैं, वो है 28, 29 एंड 30। ओके, लेट्स डिस्कस ऑल 30 आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 में है इननेट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। पूरी ह्यूमन्स को इक्वालिटी दी गई है और फ्रीडम दी गई है। इसमें ये बयान किया गया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनका बर्थ जो हुआ है वो फ्री हुआ है, ओके, और इक्वल हैं इन डिग्निटी एंड राइट्स में। ये आर्टिकल 1 जो है वो डिस्कस करता है कि तमाम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बॉर्न फ्री हुए हैं, यानी उनमें कोई बंदिश नहीं है, वो आज़ाद पैदा हुए हैं। उसके बाद इक्वल हैं डिग्निटी और अपने राइट्स में, और फिर प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 है बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 2 बैन करता है, पाबंदी आयद करता है डिस्क्रिमिनेशन पर, कोई भी भेदभाव नहीं हो, ऐसा वो आर्टिकल 2 जो ह्यूमन राइट्स का वो डिस्कस करता है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड to all the rights and freedom set forth in this declaration without any distinct of any kind। ये बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक को राइट्स और फ्रीडम मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 2 कहता है। नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल एंड अदर्स। कोई भी जो डिसीजन लिया जाए वो भी कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर ना लिया जाए, ये आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि एवरी वन हैज़ इक्वल राइट टू, हर एक का बराबर हक का हक है उसकी ज़िंदगी, फिर आज़ादी के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए। हर एक का अपना अपना बराबर का हक है, ये नहीं कि रिच को ज़्यादा है तो पुअर को कम है, बल्कि ये आर्टिकल 3 जो है ह्यूमन राइट्स का वो बताता है कि हर एक को कानून के सामने इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए होंगे। आर्टिकल 4 जो है वो कहते हैं बैन ऑन स्लेवरी, गुलाम बनाने पर बैन करता है आर्टिकल 4। नो पर्सन शैल बी इन स्लेवरी और सॉलिटरी, कोई भी जो है आदमी जो है उसको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता है, ओके, उसको तन्हाई में भी नहीं दे सकता है। स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड इन एवरी फॉर्म, किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में स्लेवरी जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। ये आर्टिकल 4 कहता है ह्यूमन राइट्स का, यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 4 जो है ये कहता है कि कोई भी इंसान जो है उसको कोई भी उसको स्लेव नहीं बना सकता। आर्टिकल 5 जो है बैन ऑन टॉर्चर पर, किसी को टॉर्चर करने पर बैन लगाता है। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, कि उसको ना टॉर्चर किया जाए, ना उसके साथ जालमानापन किया जाए, ना उसके साथ इनह्यूमन एक्टिविटी या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट उसको दी जाए। आर्टिकल 5 कहता है ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू रिकग्निशन, कि पहचान जो है इंसान की, ये आर्टिकल 6 जो है हमें राइट देता है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू रिकॉग्नाइज एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने जो है हर एक को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाए, ये जो है आर्टिकल 6 हमें राइट देता है। आर्टिकल 7 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, ऑल पर्सन ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल इंटाइटल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए बल्कि इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। हर एक जो है इंसान वो अल्लाह के सामने जो है वो क्या है, इक्वल है, उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो है हमें क्या कहता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 कहता है राइट टू इफेक्टिव जुडिशरी। एवरीवन हैज़ अ राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted by him by the constitution। कि हर एक को मतलब अगर उसके खिलाफ कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको कोर्ट जाने की बिल्कुल आज़ादी है। अगर उसके कोई फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहा है तो वो कोर्ट तक जा सकता है अपनी अपील करने के लिए। ये आर्टिकल 8 कहता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 9 कहता है बैन ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट डिटेंशन और दैट। आर्टिकल 9 कहते हैं कि किसी को भी ऐसे ही फालतू में अरेस्ट नहीं किया जाता, ना कि उसको एग्जाइल भी नहीं किया जा सकता, उसको दर बदर जिला वतन भी नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको जेल में भी विदाउट एनी रीज़न नहीं रखा जाता। ये बैन लगाता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 में है राइट टू पब्लिक हियरिंग। अगर किसी का मतलब उसको वो गिल्टी है तो उसके कोर्ट जाने के लिए उसका फुल उसको राइट है। टू फेयर ट्रायल, पब्लिक हियरिंग और उस इंडिपेंडेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए लड़ सकता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज है तो उसके अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कोर्ट तक। आर्टिकल 11 जो है राइट टू presumption ऑफ इनोसेंस। एवरीवन हैज चेंज विद a penal offense हैज अ राइट टू बी इनोसेंट। जब तक कोई भी शख्स जो है वो प्रूव ना हो जाए गिल्टी तब तक वो इनोसेंट है। और नो हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड। कोई भी जो ज़्यादा बड़ी जो सज़ा है वो इम्पोज नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 11 कहता है ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 12 कहता है राइट टू प्राइवेसी। हर एक की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है और उनका हक होता है पूरा। नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस। कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स की जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं मिलती है। और हर एक को हक है कि अगर कोई उसकी प्राइवेसी पर छेड़छाड़ कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो लॉ के मुताबिक एक्ट कर सकता है। नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर और रेपुटेशन। किसी की इज्जत और हम उसकी ऑनर पे हम अटैक नहीं कर सकते हैं। और एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच अटैक्स। और अगर किसी शख्स पे, किसी ह्यूमन बीइंग पे ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इसके खिलाफ लॉ के मुताबिक एक्ट जो है वो हो सकता है। ये आर्टिकल 12 कहता है राइट टू प्राइवेसी। और आर्टिकल 13 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। कि हर एक को ये हक है, ये आज़ादी दी गई है कि वो यहाँ से वहाँ यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और अपना रेजिडेंस जो है वो बदल सकता है। तो ये बॉन्ड नहीं है कि वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता या वहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है। आर्टिकल 13 कह रहा है और एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड टू रिटर्न हिज कंट्री। और हर एक को ये हक है कि वो अगर चाहता है कि वो अपनी कंट्री को छोड़े तो वो छोड़ सकता है। अगर वो अपनी कंट्री में वापस आना चाहता है तो वो वापस भी आ सकता है। ये राइट जो है हमें आर्टिकल 13 देता है ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 14 जो है राइट टू अजाइलम। एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक and enjoy in other countries and from persecution. This right may not be involved in the case. अगर किसी पर कोई भी दूसरी कंट्री यहाँ से भाग के जाते हैं तो उसमें दूसरी कंट्री में अगर उनको पनाह मिल रही है तो ले सकते हैं। कुछ जो हैं उन नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स हैं उनमें ऐसी कोई भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस उनको भी वो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं तो तब कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सिंपल केसेस में अगर कोई वो पनाह ले रहा है तो वो दैट इज़ अलाउड। राइट टू अजाइलम।
नेक्स्ट है आर्टिकल 15 राइट टू अ नेशनलिटी। हर एक का एक हक है कि उसकी मतलब एक कौमियत है, तो ये हर एक का हक है। नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी नॉर डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी। किसी को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं उसका उसका कौमियत, उसका नेशनलिटी, नेशन सिटीज़न होने का, और ना ही हम उसको अगर वो चेंज करना चाहता है उसको हम डिनाई कर सकते हैं कि वो चेंज नहीं कर सकता है। वो उसकी विश है, और ये राइट जो है आर्टिकल 15 हमें देता है ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 16 में है राइट टू मैरिज एंड फैमिली। men and women of full age without any limitation due to race, religion, nationality and have right to marry and to form a family। आर्टिकल 16 जो है ये हमें ह्यूमन बींग्स को ये राइट देता है कि जो हर मर्द और औरत जो है जिनकी एज जो है फुल है यानी मैरिज के अकॉर्डिंग है, तो अगर कोई उनको ड्यू टू रेस, रिलीजन और नेशनलिटी की वजह से मैरिज नहीं करना देता तो ये अगेंस्ट ऑफ लॉ होगा। और ये राइट जो है आर्टिकल 16 दे रहा है कि वो कर सकता है और वो फैमिली भी बना सकता है। और इक्वल राइट्स एज टू मैरिज ड्यूरिंग एंड आफ्टर, और बराबर का हक मैरिज के होते हुए भी और आफ्टर डाइवोर्स भी मिले, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द। आर्टिकल 17 कहता है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। Everyone has the right to own property alone as well as in association. No person can be arbitrarily deprived of his property. कि हर इंसान का हक है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये राइट हमें देता है आर्टिकल 17। चाहे वो अलोन उसकी प्रॉपर्टी है या फिर एसोसिएशन में ग्रुप में उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऑन कर सकता है, उससे उसकी प्रॉपर्टी से कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन। Everyone has right to freedom of thought and conscience and religion। हर एक को ये हक है, फ्रीडम ऑफ थॉट है यानी वो कुछ भी बोल और सोच सकता है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। उसके बाद रिलीजन की फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहता हो, वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आर्टिकल 18 जो है ह्यूमन राइट्स का हमें राइट देता है। आर्टिकल 19 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 हमें देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, कि हर एक को आज़ादी है कि वो अपनी राय दे सके और अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सके। ये राइट हमें ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ने दिया है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन। राइट ऑफ पीसफुल असेंबल एंड एसोसिएशन। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। देखिए राइट ऑफ पीसफुल एग्जाम्पल यानी कि पुरअमन जो असेंबल है, असेंबली जो है उसको वो कर सकता है, हर इंसान को राइट दिया गया है। और वो एसोसिएशन वो ग्रुप भी कोई बना सकता है, हर एक को राइट दिया गया है। और कोई भी किसी को ज़बरदस्ती जो है किसी एसोसिएशन से बिलोंग करवाए, ये चीज़ मना की गई है, ये अगेंस्ट लॉ है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। हाँ जी, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू टेक पार्ट इन हिज गवर्नमेंट चूज रिप्रेजेंटेशंस, के हर इंसान का ये हक है वो अपने मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसमें हिस्सा लेकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन हिज कंट्री, और जॉब के लिए उसको इक्वली जो है राइट दिया गया है हर एक को। हर एक जो है एजुकेटेड जो है एम्प्लॉयड जो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। विल ऑफ द पीपल शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, और जो लोगों की रजामंदी है वो बेस होना चाहिए अथॉरिटी का, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए शुड बी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द। आर्टिकल 22 में है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एवरी पर्सन शुड हैव प्रॉपर हाउसिंग, एजुकेशन एंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि हर एक को ये हक है कि उसको मतलब रहने के लिए घर मिले, हर एक का ये हक है के पास हो, एजुकेशन मिले उसको, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। ये आर्टिकल 22 हमें राइट देता है। आर्टिकल 23 में है राइट टू वर्क, यानी हर एक को हक है कि वो जॉब करे और उसको पे मिले। ठीक है, ये हक उसका कोई नहीं छीन सकता है कि वो काम करे और पे ना मिले, कि काम भी टू डू अ जॉब और फिर वेजेस जो तनख्वाह है उसको बराबर की मिले, ये राइट होता है हर एक का। आर्टिकल 23 में ये कहा गया। आर्टिकल 24 में कहा राइट टू रेस्ट, कि हर इंसान की अपनी मर्जी है कि वो काम करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, प्ले करना चाहे। राइट टू
रेस्ट आर राइट टू प्ले, उसकी विश है, आर्टिकल 24 में कहा गया। और आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि हर इंसान को एक यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और ये उसका हक है। फूड एंड शेल्टर टू ऑल, हर एक को खाना और पनाह जो है। फिर ऑल ओल्ड एंड डिसेबल्ड हैव टू बी केयर, और ओल्ड हैं जो डिसेबल्ड हैं उनकी भी केयर करनी है, उनका खास ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 25 में कहा। आर्टिकल 26 में है राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी मस्ट बी, प्राइमरी एजुकेशन जो है मस्ट बी देयर इन एवरी कंट्री एंड शुड बी फ्री। प्राइमरी एजुकेशन जो है हर एक मुल्क में होनी चाहिए और वो भी फ्री होनी चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, ये आर्टिकल 26 कहता है ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 27 में कहा गया है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कि हर एक को हक है कि वो कल्चरल लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो दे सकता है। और ये राइट जो है आर्टिस्टिक और राइटर पोइट्स वगैरह को पर यानी हर एक को दिया गया है कि जो कल्चरल लाइफ है उसमें वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आर्टिकल 27। जो आर्टिस्टिक राइटर हैं पोइट हैं उस तरह की। आर्टिकल 28 में है कि जो वर्ल्ड है वो फेयर और फ्री होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर लॉ होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए और हर एक को अपने जो राइट्स है वो मिलने चाहिए ताकि वो खूब उनको इंजॉय कर सके, आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 29 में कहा गया है ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशन, हर हमारे पास जो है हमारे टूवर्ड्स नेशन जो हैं हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ बंदिशें हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जिससे हमें पूरा करना होता है। और आर्टिकल लॉस जो है उसमें क्या है कि नो वन कैन टेक और ह्यूमन राइट्स, ये कंक्लूडिंग आर्टिकल्स हैं। इसमें कहा गया कि हमारे कोई भी जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया जो हैं, कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में देखते हैं। ये हुआ है constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance 28 September 1993 को ये proclaimed हुआ। It was statutory based by Protection of Human Rights Act 1993, बेस क्या था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है 1993 में पास हुआ। और इसका जॉब क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और डायनामिक इन नेचर है, ये नहीं कि इसमें चेंज नहीं होते बल्कि इसमें चेंजिंग भी होती। हेडक्वार्टर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया का है न्यू दिल्ली में, ओके। और इसमें होते हैं चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, साथ में एक कमेटी होती है और उसका टॉप होता है प्राइम मिनिस्टर, देन होता है होम मिनिस्टर, फिर होता है द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन राज्यसभा, फिर देन होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये जो हैं ये इंक्लूड होते हैं, जो कमेटी बनती है उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर और इन सब कमेटी को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है। और ये जो हैं सब मिलकर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है HL दत्ता जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो कौन से फील्ड से रिलेट होते हैं। वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द, पहला मेंबर जो होता है वो अभी है या फिर रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का जज, वो इंक्लूड होगा। वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो वो मेंबर होगा उनमें से। फिर 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जिसमें से विच एट लीस्ट वन शैल बी वुमेन टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, लाइक वुमेन होगी, बाकी जो हैं अदर्स होंगे। उसके अलावा जो इस मेंबर्स और चेयरमैन के अलावा जो ह्यूमन राइट्स में होते हैं, जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया हमारा उसमें है द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन के अलावा होते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC जो है उसका होता है, और नेशनल कमीशन फॉर ST है उसका है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्व एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके, ये जो हैं उसके अलावा जो हैं ये सब जो हैं वो भी ह्यूमन राइट्स जो कमिश्नर उसमें अपने जो जॉब है वो करते हैं, अपना वर्क जो है वो करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अब तक जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हैं उसके रह चुके हैं अभी जो प्रेजेंट में, कुछ इनमें से एक्टिंग भी हैं जिन्होंने कुछ अर्से के लिए काम किया है। सबसे पहले जो है हमारे थे रंगूनाथ मिश्रा, जिन्होंने काम किया है 12 अक्टूबर 1993 टू 24 नवंबर 1996 तक। नेक्स्ट है जस्टिस MN, तो इन्होंने काम किया है 26 अक्टूबर 1996 टू 24 अक्टूबर 1990 तक। उसके बाद है थर्ड नंबर पे जस्टिस जगदीश शर्मा वोमन, इन्होंने काम किया है 4 नवंबर 1990 अक्टूबर के नवंबर 4 नवंबर 1990 टू 17 नवंबर 2003। फोर्थ नंबर पे हैं जस्टिस आदर्श सेन अनंत, और ये इन्होंने काम किया है 17 नवंबर 2003 टू 31 अक्टूबर 2016। इनको याद करना अच्छा है क्योंकि इनमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो अब तक रह चुका है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन। उसके बाद जस्टिस शिवराज पटेल जो है इन्होंने एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम किया है, और इन्होंने काम किया है 1 नवंबर 2006 टू 1 अप्रैल 2007, 1 ईयर काम किया इन्होंने। उसके बाद हैं हमारे जस्टिस S राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 2 अप्रैल 2007 से 31 मई 2009 तक काम किया। उसके बाद जस्टिस GP माथुर, इन्होंने भी एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम किया है, और इन्होंने काम किया है 1 जून 2009 टू 6 जून 2010। नेक्स्ट 6 नंबर पे हैं जस्टिस KG बालाकृष्ण, और इन्होंने एज अ चेयरपर्सन काम किया है 7 जून 2010 टू 11 मई 2015। अगेन जस्टिस जोसेफ जो है इन्होंने काम किया है C जोसेफ एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर 11 मई 2015 टू 28 फेब 2016। और अब जो हैं लास्ट जस्टिस HL दत्तू, इन्होंने काम शुरू किया था 26 फेब 2016 टू प्रेजेंट तक। अब ये जो हैं 7 हमारे चेयरपर्सन अब तक रह चुके हैं, कुछ ने एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम किया है। तो नेक्स्ट था हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स, बट हमने पढ़ना था जम्मू कश्मीर का। थोड़ी सी मैं इंट्रो दे देती हूँ, ये है क्या, कब हुआ। जो जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ जनवरी में 1997 में बाय द एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, अंडर द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट जो है 1997। ऑटोनोमस बॉडी थी ये, हेडक्वार्टर था इसका श्रीनगर में, फिर शिफ्ट किया गया ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में। सब ऑफिस के थे दिहाड़ी में, डोडा में और राजौरी में, और चेयरपर्सन इसके थे लास्ट जो थे जस्टिस बिलाल नाजगी। अब जब जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके जो हैं ड्यूटीज़ बनाए गए हैं, तो ये इस कमीशन को भी ख़त्म